हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ग्रामर का सबसे बेहतरीन और मुख्य जड़ टेंस। तो आप जैसा कि जानते होंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और पास्ट टेंस के भी चार भाग होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर टेंस के भी चार भाग होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरीके से हम टेंस में इतनी सारी चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए आइए आज पढ़ते हैं हम प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो हेडिंग करिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आपको बता दें इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान सबसे सिंपल और आसान थी। सबसे पहले इसको समझिए। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, टेंस का मतलब होता है काल। इसका अर्थ होता है वर्तमान, इसका क्या होता है वर्तमान, इसका क्या होता है अनिश्चित, क्या होता है अनिश्चित है। और टेंस का मतलब क्या होता है काल। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वर्तमान अनिश्चित काल के नाम से भी जानते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जो होती है एकदम सिंपल होती है। यानी जिस वाक्य की आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि जैसे शब्द आए, या फिर वर्तमान काल में किसी कार्य का अनिश्चित किसी भी अनिश्चित कार्य का होना बतलाया जाए तो ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। इसमें हमें कितनी चीजें पढ़नी पड़ती है। इसमें हमें अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस हेडिंग करिए अफर्मेटिव सेंटेंस। हेडिंग करिए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है, अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है साधारण, क्या होता है साधारण। और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। इस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ कि साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अफर्मेटिव को। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना है स्ट्रक्चर। सबसे मूल होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना सूत्र। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है संरचना सूत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद करते समय हमें करना क्या है, सब्जेक्ट लिखना है। फिर इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हमको यस या ईएस जोड़ना होता है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ना होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, इसके बाद अदर वर्ड यदि आता है तो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक बात आपको याद रखना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस कब जोड़ते हैं। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा एग्जाम्पल समझने से पहले कि यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या एक वचन होगा तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं। यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या बहुवचन सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। जो बातें आपको नोट बताई गई उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। इस बात को ठीक है याद रखना। क्या करना है आपको, सब्जेक्ट यदि ही, से, इट, नेम या एक वचन होगा तो उसी के अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं। यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या बहुवचन का होगा तो उसके अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ते। अब रही बात कि यस जोड़े कि ई एस जोड़े, तो आप एक नोट और लिख सकते हैं। कॉपी उठाइए और कलम उठाइए। क्या लिखना है कि यदि किसी भी वर्ब की बात है, यदि किसी भी शब्द के अंत में डबल एस आए, सी एच आए, एस एच आए, एस आए, एक्स आए, ओ आए, तो ऐसे शब्दों के लास्ट में, यानी ऐसे वर्ब वाले शब्द के लास्ट में हम ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए वह गीत गाती है, वह गीत गाती है, वह गीत गाती है। पहचान देखिए, हमने अभी आपको क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य जो होगा उसकी पहचान क्या होगी, वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, है ना। यदि ता है, ती है, ते हैं आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा वाक्य है, अफर्मेटिव। इसमें देखिए क्या दिया, वह गीत गाती है। तो आपको अगर नहीं पता चल पा रहा कि ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, तो आपको हम बता दें शॉर्ट में, आप याद कर लीजिए। अगर हम वाक्य से ही कौन लगाकर पूछते हैं तो वाक्य हमको बताता है सब्जेक्ट। क्या बताता है, सब्जेक्ट। या फिर किसने लगा के भी पूछ सकते हैं। और क्या कर लगा के अगर पूछेंगे तो वाक्य हमें बताता है वर्ब। क्या बताता है, वर्ब। और अगर क्या लगा के पूछते हैं तो ऑब्जेक्ट। और यही तीन मुख्य रूप से आपको पूछ के लिखना, बाकी जो बचे अदर वर्ड के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से देख रहे हैं कि इधर से हम पकड़ेंगे कुछ शब्दों को, पूछेंगे इसी से, वाक्य से, इसी वाक्य से पूछेंगे। किसी से पूछने जाने की जरूरत नहीं है। इसी से हम पूछेंगे कौन गाती है, वहाँ, वहाँ यानी गाती है तो यहाँ पे स्त्री है, तो वहाँ की मीनिंग दो होती है, ही होती है और सी होती है। तो यहाँ पे हमको काहे का प्रयोग करना है, सी, है ना। तो यहाँ गाती है, गाने की मीनिंग क्या होती है, सिंग।
तो यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या दिया, बोलो यस या यस जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा कि नहीं, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। हाँ क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यदि ही सी इट नेम या एक वचन का होगा तो उसी के अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ेगा। तो बोलो यस जोड़ेगी, यस जोड़े एस से, है ना। तो क्या हो गया, सिंग से, क्या गाती है, गीत, तो आ सॉन्ग। क्लियर। चलिए जैसे एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मेरा भाई विद्यालय जाता है, मेरा भाई विद्यालय जाता है, तो माय ब्रदर, सब कौन जाता है, मेरा भाई, तो यहाँ क्या हो गया, माय ब्रदर, क्या हुआ, माय ब्रदर। तो माय ब्रदर क्या करता है, जाता है, जाने की मीनिंग क्या हो गई, गो। तो अभी हमने आपको क्या बताया कि वर्ब के अनुसार ही वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ना। तो बोलो जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, माय ब्रदर एक वचन है, क्या है, एक वचन, एक वचन, तो एक वचन के अनुसार क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ेगा। तो बोलो यस जुड़ेगा कि यस जुड़ेगा। तो अभी आपको क्या बताया कि जिस भी शब्द के लास्ट में एस आए, डबल एस आए, सी एच आए, एस एच आए, एक्स आए, ओ आए, तो याद रखना उसमें यस नहीं जोड़ना, क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना। जैसे देखिए गो के लास्ट में ओ आया, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, ई एस। तो क्या हो गया, माय ब्रदर गोज, कहाँ जाता, क्या जाता है, नहीं दिया, पर कहाँ जाता है, विद्यालय। तो कहीं पर जाते उससे पहले क्या हो जाता है, टू का प्रयोग हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये एग्जांपल पढ़े, एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है कि मैं किताब मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो कौन किताब पढ़ता है, मैं, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया, आई। मैं क्या करता हूँ, पढ़ता हूँ, तो पढ़ने की मीनिंग क्या हो गई, रीड। अब बोलो वर्ब में यस या यस लगेगा नहीं लगेगा, चेक करो, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो पहले चेक करना है लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो अभी हमने आपको क्या बताया, यदि सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या बहुवचन का होगा तो इसके अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस और यस नहीं जुड़ेगा। इसका मतलब इसमें यस या यस नहीं जोड़ना, इस बात को याद रखना। क्या पढ़ता, किताब, तो रीड अ बुक। तो ये आप नोट लिख सकते हैं, जिस तरह हमने बताया उस तरीके से आप कॉपी कलम उठा करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है। जितनी नोट्स आपको बताए नहीं, ध्यान देने वाली बातें। तो चलिए इस तरीके से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। अब हम इसका थोड़ा सा देखते हैं निगेटिव सेंटेंस है। अब चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का अनुवाद किस तरीके से हम करते हैं। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले हम समझते हैं कि किस तरीके से होगा। तो आपको बता दें निगेटिव सेंटेंस से में दो स्ट्रक्चर बनता है। तो आप सोच रहे हैं कि दो स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, दो संरचना सूत्र कैसे बनेगी, हमने तो देखा नहीं, हमने सुना ही नहीं। तो चलिए आज देख लेते हैं और सुन भी लेते हैं, आइए देखते हैं। तो आपको बता दें यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आता है, तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या का प्रयोग करते हैं, डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और वो डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, इसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं। इस बात को ध्यान रखना। कब करना है, यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आएगा तो। कब करना है, यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आएगा तब। कौन सा शब्द है, नहीं शब्द आएगा तब। और यदि मान लीजिए वाक्य के बीच में कभी नहीं शब्द आ गया, क्या आया, कभी नहीं शब्द आया, तो डू नॉट या डज नॉट के स्थान पर हम नेवर का प्रयोग करते हुए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड का प्रयोग करते हुए अनुवाद कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए आपका स्ट्रक्चर ये बन गया। दो निगेटिव में दो स्ट्रक्चर। अब आप सोच रहे हैं निगेटिव में हमने तो एक ही स्ट्रक्चर देखा है, यानी एक ही संरचना सूत्र देखा, इसमें दो कैसे हो गया। तो आपको बता दें, या अभी आपको हमने बताया कि यदि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात वाक्य निगेटिव होता, निगेटिव तो ही है, ये भी है और ये भी। तो आपको बता दें कि नहीं शब्द होता है तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करते हैं। और यदि कभी नहीं आएगा, क्या आएगा, कभी नहीं आएगा, तब याद रखना डू नॉट या डज नॉट की जगह पे हमको नेवर का प्रयोग करना होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कब हमें डू नॉट या डज नॉट या फिर नेवर का प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए दिया है वह पत्र नहीं लिखता है। तो यहाँ पे कौन पत्र नहीं लिखता है, हमने अभी जस्ट इसके पहले बताया ना आपको कि आप किसी से ना पूछे, आप वाक्य से पूछिए, वाक्य बोलता है, बात करिए। तो कौन पत्र लिखता है ना, इसको थोड़ा हाइड करके यानी इसको साइलेंट करके बोलते, कौन लिखता है, वह। इसका मतलब वह लिखता है। वह की मीनिंग दो होती ही, ऐसी होती है, लिखती होता तो यहाँ पे सी होता, लिखता है इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी ही।
तो यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में नहीं शब्द आया, क्या है नहीं शब्द आया, तब हम इसके लिए डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग। तो अभी हमने आपको जस्ट बताया कि यदि सब्जेक्ट ही सी इट नेम या एक वचन का होगा तो यहाँ पर हम नहीं शब्द के लिए डू नॉट नहीं बल्कि डज नॉट का प्रयोग करेंगे। काहे का प्रयोग? डज नॉट। ठीक है, डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक हो गया। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें लिखना है, तो इसी से पूछना है कि कहाँ वर्ब ये है कि ये है कि ये है ना। तो हमें पूछना है इसी से, वह क्या लिखता है ना, इसको साइलेंट करके ही पूछेंगे। वह क्या लिखता है? पत्र। इसका मतलब आपका यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या लिखता है यानी क्या करता है, क्या करता है? लिखता है। तो क्या कर लगा पूछना है, लिखने की मीनिंग क्या हो जाएगी? राइट। अब क्या लिखता है? पत्र। तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा? लेटर, आ लेटर। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं, मैं मैदान में नहीं खेलता हूं। तो ताहूं मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पर कौन नहीं खेलता? मैं, यानी आई। नहीं शब्द के लिए आप काहे का प्रयोग करेंगे? डू या डज? डू नॉट, है ना। चलिए ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डू नॉट। क्यों? क्योंकि आई यू विधेय या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है नहीं शब्द के लिए। ठीक है, चलिए डू नॉट। मैं क्या करता हूँ? खेलता हूँ। तो खेलने की मीनिंग क्या हो गई? प्ले। तो यानी सब्जेक्ट हमने लिखा, फिर इसके बाद डू नॉट डज नॉट में से कोई एक लगाया, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा, फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखे। मैं क्या खेलता हूँ नहीं दिया, लेकिन कहाँ खेलता हूँ? मैदान में। तो अदर वर्ड के रूप में, ऑब्जेक्ट नहीं तो अदर वर्ड के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इन द फील्ड या इन द ग्राउंड। अब जैसे एक एग्जांपल और समझते हैं, कभी नहीं आ जाता है तब हम कैसे अनुवाद करेंगे? कभी नहीं आएगा, जैसे मान लीजिए वहां सड़क पर कभी नहीं, वह सड़क पर कभी नहीं दौड़ता है। जैसे यदि वह सड़क पर कभी नहीं दौड़ता है, तो वह कौन नहीं दौड़ता है? वह का मतलब ही, क्योंकि दौड़ता है, दौड़ती होता तो सी लगाते हैं। ठीक है, ही। अब इसके लिए कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे आप? अगर कभी नहीं आया है तो इसके लिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे। काहे का प्रयोग करेंगे? नेवर का प्रयोग करेंगे। डू नॉट डज नॉट की जगह पे काहे का प्रयोग हो जाएगा? नेवर का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ब। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो वह क्या करता है? दौड़ता है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? रन। क्या लगाएंगे? रन। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना है। कब? जब नेवर यानी कभी नहीं आ जाएगा तब। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, यस या यस। तो हमने आपको अभी अफर्मेटिव में बताया कि यस और यस कब लगाना है? यदि सब्जेक्ट है आपका ही सी इट नेम या एक वचन का होगा तो इसके अनुसार वर्ब में यस या यस जोड़ते हैं। और ये भी आपको अभी हमने जस्ट बताया अफर्मेटिव में कि यदि कोई भी वर्ब के लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, एक्स आदि जैसे अक्षर आते हैं, लेटर आते हैं, तो उसमें हम यस जोड़ते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही सी इट नेम में से कोई एक है, अर्थात एक वचन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एस लगेगा। रन से, तो ही नेवर रन से क्या दौड़ता है? नहीं दिया, लेकिन कहाँ दौड़ता है? रोड पर। ऑन द रोड, ऑन द रोड। ठीक है, और यदि आयु विधेय या बहुवचन का सब्जेक्ट होगा तब आप कभी नहीं के लिए नेवर लगाओगे, लेकिन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाओगे। जैसे एक एग्जांपल थोड़ा समझते हैं। ठीक है, जैसे दिया है, हम चाय कभी नहीं पीते हैं। तो हम का मतलब वी। कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे आप? नेवर। क्या लगाएंगे? नेवर। नेवर। इसके बाद क्या करते? पीते। तो जब चाय पीना होता है, यानी किसी चीज को सिप करते हुए पीते हैं, तब पीने की मीनिंग ड्रिंक नहीं लगाते। क्या लगाते? टेक। अब यहाँ पे देखिए रूल यही कहता है कि नेवर के साथ है यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाना, लेकिन ये भी याद रखना है कि अगर आयु विधेय या बहुवचन का सब्जेक्ट होगा तो अब इसके अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो वी नेवर टेक टी। ठीक, इस तरीके से हमने निगेटिव सेंटेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में हमने ये देखा कि अगर नहीं शब्द आता है तो डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, कभी नहीं शब्द आता है तो नेवर का प्रयोग करेंगे, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा, जैसे हमने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया। ठीक है, और नेवर का प्रयोग कभी नहीं के लिए होता है, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में यस या यस जोड़ना है या फिर नहीं जोड़ना है। हमने आपको इस तरीके से इससे रिलेटिव दो एग्जाम्पल से बताएं। ठीक है, यदि आपको ये समझ में आया तो चलिए अब इसका हम पढ़ते हैं
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और वो भी हम क्या पढ़ेंगे, यस या नो टाइप क्वेश्चन सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं। क्या समझते हैं? स्ट्रक्चर मतलब संरचना सूत्र। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डू या डज का प्रयोग करना, फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट, यदि अदर वर्ड आता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन याद रहे यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, इस बात को ध्यान देना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस चाहे वो हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का वाक्य हो, दोनों जगह इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाले वाक्य में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है, क्या रामू अपना पाठ याद करता है? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या रामू अपना पाठ याद करता है। थोड़ा सा इसको हम साइलेंट करके बोलते हैं, रामू अपना पाठ याद करता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। काहे से शुरू हुआ, क्या शब्द से शुरू हुआ। तो एक कॉपी कलम उठाइए और लिख लीजिए इस बात को कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है तो क्या कि अंग्रेजी न लिखकर हम इसके स्थान पर क्या लिखते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। और एक चीज आपको बता दें, यदि सब्जेक्ट ही सी इट नेम या एकवचन का होगा तब वहां पर डज का प्रयोग किया जाएगा। यदि आयु विधेय या बहुवचन का सब्जेक्ट होगा तो वहां पे हम डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात अगर नोट कर लेते तो चलिए अब इसको हम समझते हैं। तो क्या की जगह पे हम क्या लिखेंगे, डू लिखें या डज लिखें। तो सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि सब्जेक्ट कौन है ना। तो इसको थोड़ा सा साइलेंट करके पूछते हैं कि कौन याद करता है, रामू। कौन याद करता है, रामू। ये देख रहे हैं ना, नेम है, तो नेम है तो नेम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, डज। क्या लगेगा, डज। इस बात को नोट कर लेना कि अगर एक वचन का सब्जेक्ट होगा तो वहां पे डज, और बहुवचन का सब्जेक्ट होगा तो वहां पे डू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज है रामू। हमने डज, डू डज में से कोई एक लगाया, फिर इसके बाद रामू को लिखा नहीं, सब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे हमने रामू लिखा। ठीक है, इसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। तो रामू क्या करता है, ये वर्ब है कि ये वर्ब है कि ये वर्ब है, तो कैसे पता करें। तो हमने आपको अभी अफर्मेटिव वाले वाक्य को जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने आपको बताया कि क्या कर लगा के पूछेंगे तो वर्ब अपने आप वाक्य बता देगा। तो चलिए इससे पूछते हैं, रामू क्या करता है, याद करता है। इसका मतलब याद करने की मीनिंग कहाँ लिखी जाएगी, यहाँ पे लिखी जाएगी। तो इस बात को याद रखना, कौन या किसने लगा के पूछेंगे तो वाक्य का सब्जेक्ट बोलेगा, है ना। वाक्य क्या बोलेगा, सब्जेक्ट बोलेगा, यानी सब्जेक्ट बताएगा। क्या कर लगा के पूछेंगे तो वर्ब बताएगा, क्या लगा के पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट बताएगा, और बाकी जो चीजें हैं वो अदर वर्ड के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से यहाँ पे याद करना, याद करने की मीनिंग क्या होती है, लर्न। क्या होगी, ऐसे तो रिमेंबर भी होता है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज अगर हम पाठ ही, जैसे आप बोलोगे कि अपना पाठ याद करते हैं, तो यहाँ पे याद करने के लिए हम क्या करते हैं, लर्न का प्रयोग करते हैं, LEARN। ठीक है, लर्न का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अब क्या याद करता है, क्या याद करता है, अपना पाठ है। क्या याद, हमने क्या लगा के पूछा था, वाक्य क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पाठ पूरा है। ठीक है, तो रामू के अनुसार अपने के लिए क्या हो जाएगा, हिज। अपने की मीनिंग क्या हो जाएगी, हिज। पाठ की मीनिंग क्या होती है, लेसन। तो क्या हो जाएगा, डज रामू लर्न हिज लेसन। अदर वर्ड के रूप में कोई शब्द बचा है, अगर बचा है तो लिख देंगे, नहीं बचा है तो अपना नाम मत लिख देना। चलिए इस तरीके से आपने समझा कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डू डज का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया हो, क्या हम बाजार जाते हैं। तो यहां देखिए कौन बाजार जाते हैं, हम। तो वी, इसका मतलब क्या हुआ, सब्जेक्ट हमारा वी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, डू। क्यों, क्योंकि आयु विधेय या बहुवचन सब्जेक्ट के साथ काहे का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। तो डू वी सब्जेक्ट हमारा हो गया वी। इसके बाद हम क्या करते हैं, जाते हैं, तो जाने की मीनिंग क्या हो गई, गो। क्या जाते हैं, नहीं दिया, लेकिन कहाँ जाते हैं, बाजार। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गो, और यहाँ पे बाजार का मार्केट। लेकिन जब हम कहीं पर जाते हैं तो उससे पहले क्या है प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी जब कहीं पर हम ऐड होते हैं। तो इस तरीके से आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप क्वेश्चन आपने समझा। ठीक है, चलिए हम इसका पढ़ते हैं WH टाइप क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH टाइप क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आपको बता दें WH टाइप क्वेश्चन है कि दो स्ट्रक्चर होते हैं। अब आप सोच रहे हैं दो स्ट्रक्चर कैसे होंगे, चलिए आइए देखें। दो संरचना सूत्र होते हैं। ठीक है, दो स्ट्रक्चर कैसे होता है, पहले हम ये लिखेंगे, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू या डज का प्रयोग करते हुए अनुवाद कर देते हैं, बिल्कुल यस या नो टाइप की तरह। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देख रहे हैं आप, इस तरीके से यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर तैयार हो गया।
तो कब क्यों कैसे कहाँ आएगा, आदि प्रश्नवाचक शब्द अगर ऐसे आते हैं तब आपको क्या करना, सिर्फ कौन प्रश्नवाचक को छोड़ करके, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि दो स्ट्रक्चर होगा, अभी उसको आपको बताते हैं, पहले आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। यदि कब क्यों कैसे कहाँ क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द आते हैं कौन प्रश्नवाचक शब्द को छोड़कर, ठीक है, तब यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यानी सहायक क्रिया के रूप में आपको डू डज का प्रयोग करना है, और डू डज का प्रयोग करते हुए हम यस या नो टाइप की तरह अनुवाद कर देते हैं, बिल्कुल। अगर थोड़ा सा इसको हार्ड करके देखो तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे अभी आपने पढ़ा है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे दिया है क्वेश्चन, वह अपने कपड़े कब साफ करता है, कब साफ करता है, साफ करने का मतलब धुलना, ठीक है, कब धुलता है अर्थात कब साफ करता है। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के बीच में कब क्यों कैसे कहाँ, अगर याद या ऐसे प्रश्नवाचक शब्द आते तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते थे। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कब, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, व्हेन, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद डू या डज का प्रयोग करेंगे, किसके अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा सा साइलेंट करके पूछते हैं, कौन साफ करता है, वह, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, तो ही के अनुसार क्या हो जाएगा, डज। जैसे अभी आपको हमने यस नो टाइप क्वेश्चन का एग्जांपल देते हुए आपको बताया था, ठीक है। यदि सब्जेक्ट ही सी इट नेम या एकवचन का होगा तो डज का प्रयोग करेंगे, अगर आयु विधेय बहुवचन का होगा तो डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज, क्या हो जाएगा, डज, डज है, फिर सब्जेक्ट क्या हमारा, ही, और इसके बाद वह क्या करता है, साफ करता, साफ करने का मतलब धुलना अर्थात वाश, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, क्या धुलता है, अपने कपड़े, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यह क्या होगा, अपने कपड़े, तो ही के अनुसार अपने के लिए क्या हो जाएगा, हीज, और कपड़े का क्लॉथ्स। अदर वर्ड के रूप में अगर कोई शब्द दिया होता तो उसको हम क्या करते हैं, अदर वर्ड के स्थान पे लिख लेते, ठीक है। चलिए एक चीज आपको और बता दें, इसमें यदि कभी इसका निगेटिव दे दे, यस या नो टाइप का या डब्ल्यू एस टाइप का दे दे, ठीक है, तो चलिए इसी में समझ लेते हैं, यस नो टाइप वाला या डब्ल्यू। कहने का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि यस नो टाइप हो चाहे डब्ल्यू एस टाइप हो, कौन प्रश्नवाचक शब्द को छोड़कर, यदि वो निगेटिव में आता है, जैसे मान लीजिए मैं दूध क्यों नहीं पीता हूं, मैं दूध क्यों नहीं पीता हूं, तो देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में आ गया। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में हो तो सिंपल सा तरीका, चाहे वो यस नो टाइप हो चाहे डब्ल्यू एस टाइप का हो, वहां पे सिर्फ आपको याद रखना कि सब्जेक्ट के बाद, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देना, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, वो चाहे यस नो टाइप हो चाहे डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन। बाकी अनुवाद लगाने का वही रूल रहेगा जो आपने यस नो टाइप में पढ़ा था या फिर जो डब्ल्यू एस टाइप में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया है वाई, क्योंकि अंग्रेजी क्या जो वाई सबसे पहले लिखा, फिर यहाँ पे डू डज का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, कौन पीता है, मैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, डू, आई के साथ क्या होगा, डू, तो यहाँ पर वाई डू, डज में इसको एक लिया, डू लिया, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिया। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कभी निगेटिव होता है तो इस बात को ध्यान रखना, एक ही बात ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यदि निगेटिव में होगा तो सब्जेक्ट के बाद सदैव नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, बस, और कोई रूल नहीं, ठीक है। अब बाकी सब रूल वही है। मैं क्या करता हूँ, पीता हूँ, तो क्या पी रहा है, दूध, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ड्रिंक, ठीक है, और यहाँ पे मिल्क। तो आपने देखा हमने क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर डू लिखा, फिर इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, फिर यहाँ निगेटिव था इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हुआ और ऑब्जेक्ट मिल्क है। अगर अदर वर्ड आता है तो लिख देते, नहीं आता तो क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से हमने डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन का पहले स्ट्रक्चर से अर्थात पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने ये कुछ एग्जाम्पल को समझा। अब आपको बता दें इसका अगर कौन प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसका अनुवाद किस तरीके से होगा, तो हम थोड़ा से समझते हैं स्ट्रक्चर्स के माध्यम से और एग्जाम्पल के माध्यम से। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, सबसे पहले यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के बीच में कौन प्रश्नवाचक शब्द आता है तो इस बात को ध्यान रखना कि कौन प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी क्वेश्चन वर्ड की जगह पे नहीं लिखी जाती, किसकी जगह पे लिखी जाती है, सब्जेक्ट की जगह पे, किसकी जगह पे लिखी जाती है, सब्जेक्ट की जगह पे लिखी जाती है। तो हु प्रश्नवाचक शब्द का जब हम अनुवाद करते हैं, नहीं कहने का मतलब जब लिखते हैं, अर्थात अपनी भाषा में ये समझ सकते हैं, अपने तरीके से ये समझ सकते हैं कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के बीच में कौन प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी हु सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हुए अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह अनुवाद कर देते हैं।
अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह अनुवाद कर देते हैं। समझ में आई बातें? तो इसकी अंग्रेजी, यही एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो कि क्वेश्चन वर्ड की जगह पे नहीं लिखा जाएगा। जब भी आएगा कौन प्रश्नवाचक शब्द तो उसकी अंग्रेजी सदैव सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हुए अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह अनुवाद कर देते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा, फुल स्टॉप नहीं लगेगा। चलिए एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें पैसे कौन देता है, हमें पैसे कौन देता है। तो देखिए कौन प्रश्नवाचक शब्द है, तो इसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कहाँ पे, इसकी अंग्रेजी हु सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। किसके स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं जैसे हमने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह है अनुवाद हो जाता है, उसी तरह से स्ट्रक्चर से देख लीजिए तैयार है। नहीं यकीन है किताब उठाओ और देखिए कि है कि नहीं है, इस तरीके से जैसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, हो जाएगा। फिर यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, देता, देने की मीनिंग क्या हो जाएगी, गिव। अब यहाँ पे देखिए हु, एक चीज और बता दे, हु सदैव सब्जेक्ट की जगह तो लिखा जाएगा, लेकिन हु सदैव एक वचन के ही अर्थ में होता है, इसलिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस 102% लगना ही है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना, हु गिव्स। अब इसके बाद क्या देता है, पैसे, और किसे, हमें। तो यहाँ पे अस मनी क्या हो गया जाएगा, अस मनी, सीधा सीधा आप लिख सकते हैं। या फिर मान लीजिए कभी आप ये देखिए जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, आप शॉर्ट में समझ सकते हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, देम, इनका ऑब्जेक्टिव जो केस होता है। ठीक है, आई का जैसे मी, वी का यस है ना, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, दे का देम, इनका ऑब्जेक्टिव केस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। यदि हम इसको हूबहू ऐसे लिख देते हैं तो इसमें कुछ, अगर कभी मान लीजिए ऐसे हमसे हो गया अनुवाद, तब कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा समझना कैसे करना है आपको। सबसे पहले आप उसी तरह लिखेंगे हूँ, वर्ब आपका उसी तरह रहेगा। जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम मान लीजिए ऐसे दे दी, ऐसे लगा दिए कि होगी, अब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या देता है, पैसे, हमने पहले मानी लिख लिया। तो एक बात याद रखना कि अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात जो पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है वो अगर कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यानी सजीव या निर्जीव वाले ऑब्जेक्ट के बाद अगर लिखा जाता है तो टू लगा के लिखा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बस, और कुछ खास इसमें नहीं है। तो इस तरीके से आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिटेल्स में पढ़ा। ठीक है, और वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए आप सभी बच्चों को तहे दिल से शुक्रिया है। और यदि हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना।